नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा ये पाचन तंत्र चल रहा था और इसमें हम 9 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके सारा का सारा वीडियो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, आज हम 10वां क्लास में करने वाले हैं और इसमें हम करने वाले क्या हैं, रेलवे साइंस जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी यानी कि जितने भी रेलवे के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम है और साथ ही साथ जो भी वनडे एग्जाम होता है उन सब में जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है उन्हीं का हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। खास करके रेलवे का जितना भी एग्जाम है उन्हीं के प्रीवियस ईयर पेपर को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। ये आरआरबी एएलपी 9/8/2018 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, स्वाद का पता लगाने के लिए जो अभिग्राहक होता है उसे रस स्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, भोजन मुख में लेने के बाद उसके रस से ही अपने आप यानी कि उसका स्वाद आप जज कर पाते हैं, तो इसलिए ये रस स्वेदी अभिग्राहक हो जाएगा। घ्राण संबंधी तो घ्राण सूंघने का कार्य करता है और सूंघ करके जो है स्वाद का पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ सूंघने से ये पता लगाया जा सकता है कि ये कौन सा भोजन है, लेकिन स्वाद का पता नहीं लगाया जा सकता है। रासायनिक अभिग्राहक तो कोई मतलब ही नहीं है, संवेदी अभिग्राहक कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है रस स्वेदी अभिग्राहक। यानी कि रस के माध्यम से, जीभ के माध्यम से जो हम पता लगाते हैं कि भोजन का कैसा क्या स्वाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सभी के पाचन होने के बाद छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर यानी कि विलाई आकार का जो होता है, विलाई जो होता है, उंगलीनुमा प्रवर्ध निकला रहता है, उसके माध्यम से जो है वो सारा का सारा पोषक तत्व का अवशोषण कर लेता है। उसके बाद उसको हर एक कोशिका के पास भेज देता है, जहाँ पर ऑक्सीजन से वहाँ पर अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ कह रहा है ऑक्सीजन के अभिक्रिया करने यानी कि ऑक्सीकरण करने के बाद अधिकतम मात्रा में ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है। तो देखिए, बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वसा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम वसा से जो है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। जबकि बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज यही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रोटीन का, ये क्षार से कोई मतलब ही नहीं है। आपका जो है भोजन में जो ऊर्जा देता है वो देता है ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन। ठीक है, ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन, क्षार का कोई मतलब नहीं है। तो वसा जो है वो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है 1 ग्राम में। जबकि ग्लूकोज और प्रोटीन की बात करें तो ये ग्लूकोज जो है ये लगभग 4.2 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा देता है, यानी कि इसका आधा। और प्रोटीन की बात करें तो ये 4.3 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा देता है हर एक ग्राम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा देता है, यानी कि इन दोनों से दुगना के आसपास यानी कि ऊर्जा देता है हमारा वसा। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि अधिक वसा का सेवन करने से इतना सारा कैलोरी बन जाएगा जितना हमारे शरीर में उपयोग नहीं है, तो वही जो है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके जो है उसको हमारे चमड़ी के भीतर भेज देगा, जिससे कि मोटापा हो जाएगा यानी ओबेसिटी हो जाएगी। इसलिए वसा का अधिक पाचन नहीं करना होता है। वसा हमारे शरीर में मात्र यानी कि हमारे कैलोरी के पूरा करने में वसा का मात्र योगदान जो है 20 से 30% ही होना चाहिए, यानी कि 20 से 30% ऊर्जा मात्र वसा से लेना है। अगर इससे अधिक का हम वसा सेवन करना शुरू कर दें तो ये मोटापा का कारण बन जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ये कैलोरी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा, जो कि सबसे ज़्यादा कैलोरी उत्पन्न करता है 9.3 कैलोरी। बाकी प्रोटीन और ग्लूकोज का भी आप देख चुके हैं कि ये 4.2 और 4.3 के आसपास ये कैलोरी उत्पन्न करता है, तो सबसे ज़्यादा वसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन करा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो इन सब का जो पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत के अंदर हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट जो है मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, मुख में होता है, फिर अमाशय में होता है और लास्ट में आकर के छोटी आंत में होता है। वसा की बात करें तो ये मुख और अमाशय में नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत में होता है और यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। प्रोटीन की बात करें तो ये मुख में पाचन नहीं होता है, अमाशय में होता है और छोटी आंत में जाकर के पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। बात करें ग्रास नली का, तो ग्रास नली में आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। यानी कि मुख में जो भोजन को चबाया यानी कि बोलस के फॉर्म में परिवर्तित किया, उसके बाद उसे निगलने के बाद जब तक अमाशय में गिरता है वो तब तक ग्रास नली में ही ट्रेवल करता रहता है, लेकिन ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक है, बात करें पेट का, तो पेट को अमाशय ही कहते हैं। देखिए, अमाशय में जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा थोड़ा पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। बड़ी आंत में बात करें तो बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, ये पानी का अवशोषण करता है और थोड़ा बहुत दवाई और औषधि वगैरह जो होता है उसका भी अवशोषण कर लेता है बड़ी आंत, पानी के साथ साथ। ठीक है,
तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। देखिए प्रोटीन की कमी से दो बीमारी होता है, एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मरासमस। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है, यानी 1 साल प्लस का अगर कोई बच्चा है तो उसे हो जाएगा क्वाशियोरकर, और अगर 1 साल से कम का कोई बच्चा है, यानी माइनस का कोई बच्चा है, तो उसे हो जाएगा मरासमस। ये होता क्या है कि प्रोटीन की कमी, अगर इस तरह मान लीजिए हम क्वाशियोरकर का बात करें, तो जैसे कि अगर माँ के दूध के सिवाय अगर उसे दूसरा कोई उच्च कैलोरी युक्त वसा, ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह उसको देना शुरू कर देता है यानी खाने में, तो अगर 1 साल के बाद बच्चा जो है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देता है और उसे अगर दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो उसको क्वाशियोरकर हो जाएगा, यानी प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिससे उसका शरीर जो है फूल जाएगा, हाथ पैर पतला हो जाएगा, पेट लटक जाएगा और मानसिक विकास जो है वो रुक जाएगा। इसीलिए बच्चे को दूध भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए ताकि उसे वो प्रोटीन अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरा कर सके। अगर उसे प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्वाशियोरकर हो जाएगा। और अगर 1 साल से कम बच्चे को यानी कि दूध नहीं मिल पाया, माँ का दूध नहीं मिल पाया या फिर कोई भी प्रोटीन युक्त दूध नहीं मिल पाया, तो उसे मरासमस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मरासमस ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हो जाएगा क्वाशियोरकर। ठीक है, और ये 1 साल से अधिक के बच्चे को होता है। बात करें रिकेट्स का, रिकेट्स, बेरी स्कर्वी, ये सब जो है विटामिन की कमी से होता है, और ये क्वाशियोरकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। तो अगर पेयजल यानी पीने वाले जल में, खाना बनाने वाले जल में अगर कॉलीफॉर्म पाया जाता है तो इसका मतलब है कि वो दूषित है। वो कैसा दूषित है? मानव अपशिष्ट से संदूषण है, यानी कि मानव अपशिष्ट उसमें, यानी कि मल मूत्र का मात्रा उसमें मिला हुआ है, यानी कि यही कॉलीफॉर्म आपने सुना होगा ई कोलाई आपने सुना होगा कि हमारे आंत में पाया जाता है, यानी बड़ी आंत में पाया जाता है ई कोलाई। तो यही ई कोलाई जब तक हमारे बड़ी आंत में है तब तक तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है, यानी कि वो जो भोजन, पचा हुआ भोजन आया है उसमें उसको वो खा करके और विटामिन के और शायद विटामिन ई, के तो करता ही, साथ साथ ई भी, विटामिन ई का भी वो फॉर्मेशन करता है, जिससे कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो ये अगर ई कोलाई हमारे बड़ी आंत में है तब तक तो ये काम का है, यानी कि हमारा दोस्त है। लेकिन अगर ये छोटी आंत में या फिर भोजन के माध्यम से मुख में या आमाशय में चला गया तो ये फिर रोग उत्पन्न कर देगा, यानी कि हैजा हो सकता है, जो पानी से जनित जितना भी रोग है वो हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कॉलीफॉर्म की मात्रा अगर अधिक है तो उस जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मानव अपशिष्ट से संदूषित है वो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।